मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम, मेरा विद्यालय रामचंद्र सिंह बनमाली बाबा कन्या उच्च विद्यालय चांदचौरा है। मैं वहाँ अंग्रेज़ी विषय का शिक्षक हूँ और ये गया गाइडेंस प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ, ये हमारे शिक्षा विभाग के डीईओ साहब और डीपीओ साहब के अथक प्रयास का ये परिणाम है। चूँकि कोरोना काल में यानी कोविड-19 जो है मार्च से डिस्टर्ब हो गया था और अभी तक जो है आंशिक रूप में बच्चे पहुंचते हैं 50 और 25% की ओर से, पूरी तरह से यानी कि नहीं, मजबूर हैं हम लोग, ऐसी बीमारी। खैर, तो आपका पढ़ाई तो पूरी 1 साल गोया ख़त्म ही हो गया, नहीं जा सके स्कूल में। और चूँकि आपका आगे फरवरी में परीक्षा है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे डीपीओ साहब डीओ साहब ने सोचा कि एक ऐसा चीज़ यानी कि स्मार्ट ये टीवी के माध्यम से बच्चों को का प्रिपरेशन जो समय मिल रहा है उसमें, तो ये आज पढ़ाया गया। आज हम पढ़ाएंगे अंग्रेज़ी के बारे में और वही क्वेश्चन को हम रखेंगे जो पिछले गत वर्ष आए हुए हैं। हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए, समझे ना, मगर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएगा, समझे ना। ये प्रश्न जो आएंगे परीक्षा में इसी प्रकार का आएंगे। और ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं पैसेज है परोस से, परोस कहते हैं गद्य, अब पोएम हो गया पद वगैरह, तो परोस से बताएंगे, ये पैसेज आएगा, है ना। इसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, समझे ना। कॉम्प्रीहेंस से बना है, कॉम्प्रीहेंस माने समझना, कॉम्प्रीहेंशन उसी के समझने का ये तरीका है, सब समझे करो। इसका मेन उद्देश्य है पैसेज का कि बहुत से बच्चों में प्रश्न का उत्तर देने नहीं आता है, कैसे दें। वो निर्भर और आश्रित होते हैं टीचर पर हर क्वेश्चन का, जबकि आप लोग 10th में पहुंच चुके हैं, मगर वहाँ प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दें नहीं जानते, उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं, है ना। तो उसी का ये प्रयास कि इसके माध्यम से बच्चे ही प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना जान जाएंगे, वो शिक्षकों पर निर्भर नहीं करेंगे, ना आश्रित होंगे, अपने से तैयार कर लेंगे। दिखाए अब इसमें करना क्या है, ये पैसे में जरा सा सर कहाँ गए आप फिर, इसको जब पढ़ाइए ना ऊपर। तो इसको हम देख रहे हैं, ये पैसेज आएगा, समझ गए, जिसमें इस तरह से ये कंटेंट है। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1809, ही वाज सेल्फ मेड मैन, हिज फादर इज पुअर, वगैरह वगैरह है ना। बहुत सिंपल वर्ड से है। अब्राहम की पैदाइश हुई 1809 में, जन्म हुआ। ही वाज सेल्फ मेड मैन, वो अपने आप से बना, सेल्फ मेड, किसी के यानी कि सहारे से नहीं, बस अपने से बना। हिज फादर वाज ए पुअर फार्मर, पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे। अब्राहम वर्ड फर्स्ट एज ए वुड कटर, पहले जो काम शुरू किया वुड कटर यानी लकड़ी काटते थे। सोच दीजिए, ये सबक लेने का ये प्रेरित करता है हम लोगों को। अब्राहम लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हुआ, वुड कटर था, यानी कि गरीब इतना था कि लकड़ी का काटता था। बट ही वांटेड टू मेक प्रोग्रेस इस लाइफ, लेकिन वो चाहता था कि हम जीवन में कैसे प्रोग्रेस हो, उन्नत हो, है ना। बहुत प्रेरित है, प्रेरणा देते हैं, खास के आप लोग बच्चों को, वो सोचता था। अब उसके बाद ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, पहले तो उसने सीखा कि पहले हम लिखना पढ़ना जान जाए, ओनली देन वी विल बी एबल टू फेस एनीथिंग, है ना। पहले हम लिखना पढ़ना जाएं तभी तो हम किसी से मुकाबला कर सकते हैं। ही गॉट ए जॉब एज ए क्लर्क, समझे ना, एक काम ले लिया, इसलिए कि जीवन यापन ये भी तो ज़रूरी है। पार्ट टाइम में वही सब करते थे, तो क्लर्क का यानी कि जॉब किया। देन ही वॉज ए स्टोर कीपर एंड द पोस्ट मास्टर, फिर स्टोर कीपर हुआ, फिर पोस्ट मास्टर। ही स्टडीड लॉ इन हिज स्पेयर टाइम, स्पेयर कहते हैं किसको, यानी कि खाली समय में, है ना। स्पेयर में लिखिए, कहाँ से लगे सर, स्पेयर, स्पेयर माने खाली समय, समझ जाते हैं ना, एकदम सिंपल हिंदी में बता रहे हैं, खाली समय, जिसको लेज़र भी कहते हैं, है ना, लेज़र और फुर्सत। तो उसमें जो है सो वो क्या बोलते हैं, कहाँ पता है, ही वॉज वेल नॉन, हाँ स्पेयर टाइम, लॉ जो पढ़ा वो स्पेयर टाइम में, लेज़र कवर में है। अब उसके बाद आइए, ही वॉज वेल नॉन एज ओरेटर, ओरेटर किसको कहते हैं, भाषण देने वाले, बेहतरीन, वेल नॉन थे, ख्याति प्राप्त थे, इतने तेज जीनियस थे ओरेटर जो भाषण देते थे, समझे ना। ओरेटर का भी लिख देते हैं, भाषण देने वाला, बोलने वाला, ओरेटर।
ORATOR, ओरेटर कहते हैं भाषण देने वाला, समझिए ना, भाषण देने वाला, तो ओरेटर थे। अच्छा, फेमस पास, ही वॉज वेल नॉन ओरेटर। वेल नॉन कहते हैं ख्याति प्राप्त, मशहूर, है ना, जो पॉपुलर है। हाँ, वेल नॉन ओरेटर। इन 1860, इसको याद करना, इन 1860 1860 में ही मेड ए फेमस स्पीच अगेंस्ट स्लेवरी। उन्होंने अपना मशहूर जो यानी कि उनकी स्पीच थी, भाषण, वो किसके यानी कि विरुद्ध था? अगेंस्ट स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं, स्लेव माने दास्ता, गुलाम, और स्लेवरी माने गुलामी। गुलामी के खिलाफ यानी उन्होंने आवाज़ उठाई और स्पीच दिया, भाषण दिया, समझे ना। एट दैट टाइम, उस समय स्लेव्स वर केप्ट इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय दक्षिणी भाग में, अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्लेवरों को लिखा जाता है, जो गुलाम थे। गुलाम किसको कहते हैं? जो एकदम मालिकी का होता है। नौकर तो भाग भी जा सकता है, हट भी सकता है, मगर गुलाम को नहीं हट सकता है, इसलिए आपका एकदम वो जायदाद है ये। खैर भाई, स्लेवरी समझे। स्लेव्स वर केप्ट इन द सदर्न ऑफ अमेरिका द सेम ईयर। उसी साल ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उसी साल यानी कि 1806 में, समझिए ना, कहाँ गया, 1860 में वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। अब तो पढ़ लिया, इसको 1-2 मरतबा पढ़ लेना है, समझ लेना है पहले अच्छी तरह से, समझ गए ना, कि क्वेश्चन देना। अच्छा, इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है प्रश्न पर, इसलिए कि बच्चे गड़बड़ाते, पूछ रहा है क्या, आंसर दे रहे हैं क्या, प्रश्न पर ध्यान देना है, समझे। जबकि आप उसको पढ़ लिया मैसेज को, वाइल यू हैव ऑलरेडी रेड दैट कंटेंट्स, नाउ यू हैव टू फोकस अपॉन क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना अच्छी तरह से। बड़ा ही सर क्वेश्चन ऐसे यही है। व्हेन वाज अब्राहम लिंकन बॉर्न? कब पैदा हुए, कब जन्म हुआ? तभी पढ़े थे ना, देखिए आंसर हम इसका लिख दिया है उसमें, समझिए ना। अभी तो चला गया नीचे ना, उसमें हम देखते खैर कब 1800 कितना में सर जन्म उसका लिखा है, मैसेज जब नीचे कीजिए ना सर। 1809 में, खैर याद नहीं जी। तो 1809 यहाँ क्या कहता है? हाँ, व्हेन वाज अब्राहम लिंकन, कब उनका जन्म हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि वहाँ अगर लिखा हुआ है कि अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न इन 1809 एक्सेट्रा इन पटना और इन शिकागो और इनके न्यूयॉर्क से, और लड़के पूरा का पूरा लिख देते हैं, जबकि क्वेश्चन खाली पूछ रहा है बॉर्न के बारे में, कब अस्तित्व हुआ। तो अब्राहम लिंकन, हाँ, वाज बॉर्न इन 1809, है ना, दिया हुआ वाज बॉर्न, बस यही लिख देना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही उतार कर रख देते हैं, खाली एक क्लू मिल जाना चाहिए, बॉर्न है ना जी, बस चलो। अब तो कहाँ तक लिखना है उसको न, है ना। अब दूसरा में आइए, हिज फादर्स ऑक्यूपेशन कहाँ है? व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर? उनके पिताजी का व्यवसाय, काम धंधा क्या था? वहाँ फार्मर लिखा हुआ है, कंटेंट में जाइएगा तब। अब बच्चे क्या लिख देंगे? हिज फादर्स ऑक्यूपेशन वाज फार्मर, ये सही है, धंधा फार्मर को माने किसान नॉन होता है, फार्मिंग हो जाएगा उससे। हिज फादर्स ऑक्यूपेशन वाज फार्मिंग, फार्मिंग माने खेती बाड़ी करना, इसको ध्यान देना है, अपने तरफ से लिखना है क्वेश्चन बना करके, यही चीज़ तो सिखाई जाती है। ये नहीं कि पूरा का पूरा वहाँ उतार दिया, वहाँ तो लिखा हुआ है कि हिज फादर वाज ए फार्मर, लड़के लिख देंगे वही, तो गलत हो जाएगा। हिज फादर्स ऑक्यूपेशन वाज फार्मिंग, उनके पिताजी का पेशा जो था, उपाय व्यवसाय, वो खेती था, है ना। अच्छा, अब आइए क्या कहता है? व्हाट वाज हिज फेमस स्पीच इन 1816 अबाउट? वो ख्याति प्राप्त जो स्पीच, जो भाषण दिया, वो किस चीज़ से संबंधित है ना। अबाउट, व्हाट अबाउट यानी किस चीज़ से संबंधित है, रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में है, तो वहाँ सीधे पढ़ा है ना। अच्छा, तो उसमें क्या है देखिए, हिज फेमस स्पीच इन 1860 वाज अबाउट स्लेवरी। उनका जो ख्याति प्राप्त और बहुत पॉपुलर जो स्पीच रहा 1860 में, वो स्लेवरी, दास्ता के विरुद्ध था। दास्ता का, गुलामी को नहीं चाहते थे, सबको मुक्ति मिले, सब लोग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहें, किसी के अधीन नहीं, समझिए ना। अब क्या कहता है, ये तो हो गया इस और ईच क्वेश्चन फेचेस 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन का यानी कि जवाब का यह मार्क्स है कितना दू है, सोच लीजिए, बड़ा कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। बस थोड़ा सा लिख दिए, 2 मिनट में हो जाएगा साथ। अब आइए नीचे लिखता है मेक सेंटेंसेज विथ। अब इसका आप वाक्य बनाइए। क्या है? स्लेव, स्लेव को माने समझे ना, दास्ता, समझे ना। स्लेव माने दास, यानी कि दासी हो गया,
स्लेवरी माने दास्ता हो गया, है ना, इसको भी समझना है कौन नॉन कौन यानी कि एडजेक्टिव कौन ये में। तो स्लेव को माने गुलाम हो गया, लिख देते हैं हम सस्ते में, ये चलवे नहीं करता है सर। स्लेव माने गुलाम समझते हैं ना, गुलाम या दास, है ना, या दास, समझे। अब क्या कहता है, फिर दोनों से आप सेंटेंस बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। पहला है स्लेव माने गुलाम, है ना, आई स्लेव पूछिए ना, ये स्लेव है। अ स्लेव हैज़ टू ओबे हिज मास्टर्स ऑर्डर। ओबे का माने क्या होता है जानते हैं ना, ओबे, OBEY, आज्ञा का पालन करना, समझ गए, आज्ञा का पालन करना। अब सेंटेंस बना, अ स्लेव हैज़ टू ओबे, एक गुलाम को, दास को क्या करना पड़ता है, ओबे हिज मास्टर्स ऑर्डर, अपने मालिक के आज्ञा को, हुक्म को मानना पड़ता है। सेंटेंस हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 मरतबा पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से कहते हैं राजनीति को। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। इन्वॉल्व माने हाँ, उसमें टांग लड़ाना जो कहिए, समझे ना, या इन्वॉल्व उसमें सम्मिलित होना, ये सब। तो कहता है कि आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, समझे ना, मैं राजनीति में मुझे घिरना है, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहूँ। हो गया सेंटेंस है, इस तरह का लिख दीजिएगा। इसी प्रकार कोई और सेंटेंस लीजिए, आगे बढ़ाइए सर। वो तो हो गया पड़ोस से, अब पड़ोस से आएगा ही, समझे ना, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, मगर इसी प्रकार के आएंगे, ये समझना है ना। अब दूसरा ये, रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज है किसका, पोएम का, पोएट्री का, कविता का, है ना, वो था गद से और यह पद से। पढ़िए, बड़ा हल्का है, सब क्वेश्चन आया हुआ है, अपने तरफ से नहीं दिया है, ये कुछ गत वर्षों में यानी पिछले साल ये सब आए हुए हैं। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, किसी तरह का यानी कि बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं है ना, सूरज की शाइनिंग, द सन इज़ शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, अब चिड़िया उड़ रही हैं। और एंड द ब्रीज इज़ सो कूल, और सुबह की हवा इतनी ठंडी, ब्रीज कहते हैं, हाँ अभी आपको नहीं बोलना है, जब हम पढ़ा चुके, समझे ना। तो जो कुछ प्रश्न करना है बोलिएगा, हम उसका निराकरण समाधान निकालेंगे। खैर, यहाँ देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं, एंड द ब्रीज इज़ सो कूल, और ये सुबह, ब्रीज कहते हैं सुबह की हवा को, जो सूर्य के बाद जो होता है ना, उस घड़ी ब्रीज बहुत ठंडी और बड़ा सुहाना लगता है। अभी तो ठंडा की इस वजह से नहीं, तो ब्रीज, और ये विंड है, ये जो हवा जो बह रही है ना, विंड है, एयर जो मौजूद है, समझिए ना, फ़र्क हो जाता है। विंड जो बह रही है 12 बजे 2 बजे वाला, और एयर जो पूरे यानी कि एनवायरनमेंट को एकदम घेरे हुआ है, हवा है हर जगह, समझे ना। तो ब्रीज कहते हैं, ब्रीज इज सो कूल, और ये ब्रीज सुबह की हवा इतनी यानी कि ठंडी, कूल, है ना। अच्छा हो गया, मदर नेचर इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, मदर नेचर, और ये माँ प्रकृति, नेचर कहते हैं प्रकृति को, है ना, और ये माँ प्रकृति इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ट्राइंग हर बेस्ट है, अपनी तरफ से अच्छी तरह कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, क्या कर रहा है, समझे ना। इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू गिव नथिंग बट ब्यूटीफुलनेस, टू गिव नथिंग, कुछ नहीं देना, बल्कि बट ब्यूटीफुलनेस, बल्कि सुंदरता, यानी सुंदरता के अतिरिक्त वो ब्रीज, नेचर कुछ देना नहीं चाहती है मनुष्यों को, समझिए ना, कुछ नहीं, खाली सुंदरता दो बच्चों को, समझे। बट वाट डू वी डू, बट वाट डू वी डू, और यहाँ पर डू जो है इम्फेटिक है, जोर दे रहा है, डू जो लग गया वैसे वो इम्फेटिक है, समझे ना। तो क्या कहता, बट वाट डू वी डू, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरे मानवता, इंसान, पूरे दुनिया के क्या करते हैं, मेक हर अ मेस, मेस माने ख़राब करना, इधर तिधर जैसे तैसे कर देना, लिख देते हैं मेस का, मेस माने जैसे तैसे कर देना, समझे ना। क्या सर ये बोलना चाहिए, MESS, MESS यानी ख़राब करना, नष्ट करना, ख़राब करना,
समझे ना, नष्ट नष्ट करना। पढ़ रहे हैं ना, सब चल जाता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं वहाँ उसमें कि वाट डू वी डू, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेघ हर में से उसे चौपट ख़राब करके रख देते हैं। समझिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई एंड व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। था द स्काई इज़ ब्लू, सन इज शाइनिंग, था ना। अब क्वेश्चन भी कितना आसान है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, यानी कि आसमान का कलर, रंग क्या है, एंड व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग, अब चिड़िया सब क्या कर रही हैं। पढ़े थे ना, बर्ड्स आर फ्लाइंग। देखिए क्वेश्चन सिंपल आ गया, कितना आ गया, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, यानी आसमान का रंग नीला है, ब्लू माने नीला, एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग, और चिड़िया उड़ रही हैं, सभी चिड़िया। समझे ना, समझ में आ गया ना। इसी तरह से हल्का हल्का क्वेश्चन जो पूछे क्वेश्चन, यानी पढ़ने से ज़्यादा आपको यानी कि देखना है क्वेश्चन को क्या मांग रहा है, बस। ये नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं उठाते। हम लोग तो कितना कॉपी, हज़ारों कॉपी मैट्रिक में जांचा है, सब इसी तरह से। जहाँ कोई क्लू कंटेंट मिल गया कलर से, अब वो किस संबंध में प्रसंग में लिखा हुआ है कुछ नहीं दे, बस उठा, इस कलर है ना जी, लिखो ना, बताइए कैसा नहीं हो। अब क्या कहता है, व्हाट डज मदर नेचर गिव अस, और ये मदर नेचर प्रकृति जो माँ है, समझे ना, पोएट ने संबंधित किया है आपको संबोधन से। मदर यानी कि जो प्रकृति जो माँ है, क्या देती है हम लोगों को, हम लोगों को क्या देती है, समझे ना। क्या वहाँ पढ़े थे ना, द मदर नेचर गिव्स नथिंग बट ब्यूटीफुलनेस, गिव नथिंग बट ब्यूटीफुल, यानी कि सिवाय ब्यूटीफुल सुंदरता का कुछ नहीं देती है। देखिए आंसर है, कितना आंसर ऐसा, मदर नेचर गिव अस ब्यूटीफुलनेस, समझे ना। वो सब नथिंग उसी हटा दिया गया, कहे कि आंसर एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, टू दी पॉइंट, बस और कुछ नहीं। द मदर, हाँ कहाँ है जी, मदर्स नेचर गिव अस ब्यूटीफुलनेस, और प्रकृति जो माँ है वो सुंदरता देती है ना, बिखेरती है हम लोगों को। अब फिर क्या कहता है, मेक सेंटेंसेज शाइन। अब यहाँ भी वही आ गया कि दो सेंटेंस जो है वर्ड से दिया हुआ इसका सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आसान है, शाइन, शाइन के माने चमकना, कोई बच्चा भी लिख दे सकता है। देखिए बना, द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, बन गया ना। सूर्य जो है सुबह में प्रातःकाल चमकता है। अच्छा, दूसरा है ट्राई, ट्राई माने प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, जो ले लीजिए। अब इसका क्या है, आई एम ट्राइंग हार्ड टू गेट सक्सेस, आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा अथक प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्या, किस लिए, टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, सफल पाने के लिए मैं कोशिश। हो गया ना सेंटेंस है, बस इसी तरह से लिख देना है। आगे बढ़ाइए सर। हाँ, अब नोटिस देखिए, नोटिस ज़रूर आएगा, इसके बारे में जानना है, समझे ना। बहुत प्रकार के अंग्रेज़ी में एक माध्यम है। होता क्या है कि इंग्लिश में अगर एक ही चीज़ पढ़ते रहें तो नीरसता आ जाएगा, मोनोटोनस आ जाएगा। मगर हमारे अंग्रेज़ी के बड़े बड़े विद्वान ने सोचा कि तरह तरह का चीज़ दिया जाए, उद्देश्य है सीखना, बच्चों को सिखाना, समझे ना। आपको पैसे से भी, पैराग्राफ से भी, अब यहाँ आ गया नोटिस कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए, यू आर राजीव कविता, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल, टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू नोटिफाई द स्टूडेंट, यानी आप राजीव या कविता जो है स्पोर्ट्स कैप्टन है, कप्तान है स्पोर्ट्स के। और याद रखिए वहाँ जो क्वेश्चन रहे वही लिखना होगा अंडरसाइंड में, ये नहीं कि आप वहाँ कुछ लिखा हुआ और अपना नाम लिख दे रहे हैं नीचे, नहीं, वैसा नहीं। जो वहाँ इंडिकेट है, जो किया है, वह बताया गया है क्वेश्चन में, इस पर ध्यान देखना, वही चीज़ लास्ट में अंडरसाइंड करके समझे लिखना है। तो यू आर राजीव कविता, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल विद्यालय के स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, कप्तान है। योर टीचर हैज़ आस्क्ड यू, आपके शिक्षक ने आपसे कहा है, टू नोटिफाई द स्टूडेंट, कि सूचित कीजिए विद्यार्थियों को। क्या चीज़ का सूचित कीजिए भाई, अबाउट ए फुटबॉल मैच गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, फुटबॉल मैच के बारे में जिसका आयोजन जो है हो रहा है इन योर स्कूल फील्ड, तुम्हारे स्कूल के मैदान में होगा, यानी फुटबॉल का मैच, समझिए ना। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50-60 वर्ड्स, और फिर नोटिस को, सूचना को 50-60 वर्ड्स में देना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 50-60 में नाप के 65 भी जा सकता है, उससे कोई हर्जा नहीं है। एग्जामिनर जो है वो देखता है कंटेंट क्या है, किस तरह का लिखा हुआ है, उसको देखता है, वो गिनता नहीं है 1 2 3 4, समझिए ना। ये नहीं है, बहुत से गिनते हैं कि इतना हुआ, इतना नहीं, समय का नष्ट होगा। तो इसको 56 है। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू वॉच द मैच, आस्किंग द स्टूडेंट्स, यहाँ पूछना नहीं है,
उसको कहते हुए आस्किंग द स्टूडेंट्स, उनको बताते हुए विद्यार्थियों को टू वॉच द मैच, कि मैच को ज़रूर देखा। वॉच माने देखना भी होता है, वॉच माने घड़ी भी होता है, विटनेस के माने भी देखना होता है, समझे ना, विटनेस माने गवाह भी होता है। यानी एक वर्ड से कई कई मानी है, मगर सबका बदल जाता है, समझे ना मनीष में। तो यहाँ है विटनेस। अब देखिए फॉर्मेट, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर इसके माध्यम से तो यूट्यूब में तो रिजर्व रहेगा ना सर, कभी भी आप देख सकते हैं। खैर अब यहाँ ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस कैसे लिखना है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझिए ना। कहा कि इस कंटेंट पर भी लिखा हुआ, अगर कुछ ना लिखिएगा ऐसे भी लिख दीजिएगा, और इसमें कुछ भी XYZ लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर इस पर भी नोटिस देता है, नंबर दे देता है। इसलिए कि जैसे मैथ में जो है बनाए, यानी कि जितना तक उतना तक बस नंबर मिल जाता है, समझिए। शुरू से जो कंटेंट सही चला, लास्ट में कोई गड़बड़ से नहीं। खैर तो इसी तरह से अब क्या है, उसको रखिए ना, बताएँगे उसको नीचे कि हाँ देखिए फॉर्मेट ऑफ नोटिस, उसको नहीं लिखना है तो फॉर्मेट नेम ऑफ स्कूल कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नेम जो स्कूल का होगा कैपिटल लेटर में एकदम बड़े अक्षरों में, और उसके बाद फिर बीच में लिखिएगा नोटिस। हम तो यहाँ पर लिखा ना नोटिस, यहाँ पर लिखिएगा। अब क्या कहता है, डेट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। टाइटल शीर्षक इसका देंगे, वहाँ क्या आता है फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऊपर में ऊपर में स्कूल का विद्यालय का नाम दीजिएगा, जो स्कूल का लिखा रहेगा। अगर स्कूल का विद्यालय नहीं है तो अपने तरफ से लिख सकते हैं, बाज़ दफ़ा स्कूल का नाम नहीं रहता है वहाँ, अपने तरफ से लिख दीजिएगा। फिर नोटिस लिखिएगा, देख करके बड़े अक्षरों में, खाली वहाँ पर कुछ नहीं लिखना, नोटिस, डेट दे दीजिएगा। टाइटल में शीर्षक लिखिएगा फुटबॉल मैच, समझ गए। अब कंटेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर, जो इस विषय से संबंधित यानी जो कहना है, जो कुछ दिया गया कि पता है, वो सब लिख दीजिएगा। अब फिर सब लिखने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन सेंडिंग नोटिस, उस आदमी का नाम, बच्चे का नाम, विद्यार्थी का नाम जो ये नोटिस को भेज रहा है, प्रेषित कर रहा है, यानी भेज रहा है, यानी कि दे रहा है, सूचना दे रहा है, उसका नाम रहेगा। डेजिग्नेशन, वो क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन है तो डेजिग्नेशन पद वही ना हो गया, वही लिख देता है। अब बताइए सर, अब यहाँ ये पूरे अच्छे से अपने रूप में ज़िला स्कूल कैपिटल लेटर में है ना गया, जबकि वहाँ ये नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लिख दिया अपने तरफ से। ज़िला स्कूल गया, नोटिस लिखिएगा, डेट इस तरह से लिखिएगा 21 दिसंबर 2010 है। अब यहाँ पर फुटबॉल मैच शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया। अब क्या लिखना है देख लीजिए, बहुत आसान। इट इज़ नोटिफाइड, ये सूचना की जाती है, सूचित किया जाता है ना, पैसिव वॉइस में। इट इज़ नोटिफाइड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा स्कूल जो विद्यालय आयोजन करने जा रहा है किस चीज़ का, फुटबॉल मैच ऑन 26 दिसंबर 2020 एट 4 PM इन द स्कूल फील्ड, कि हमारा विद्यालय 26 दिसंबर 2020 को 4 बजे स्कूल के मैदान, विद्यालय के मैदान में एक फुटबॉल मैच का आयोजन करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, शुरू कर रहा है ना। अब उसके बाद आइए इन द स्कूल फील्ड, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, छात्र मस्ट वॉच, आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से उसका वॉच यानी देखे, समझिए ना। हाँ सर, हाँ, वॉच द मैच एंड इनकरेज द प्लेयर्स। अब वहाँ पहुँच करके खिलाड़ियों के मनोबल को उत्साहित कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। इनकरेज माने हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, है ना, उसके मोरल को अंग्रेजी मोरल कहते हैं, मनोबल को, समझिए ना। तो उसका यानी मनोबल को बढ़ाने के लिए अब आइए, अब फिर क्या कहता है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड यही हो गया राजे, जो अंतर नीचे जो साइन किया हुआ है ना, हस्ताक्षर। कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और अधिक अतिरिक्त सूचना आपको प्राप्त करनी, जानना है और जानकारी इसके बारे में, कि हम भी भाग लेंगे सर, हमको देखने के लिए काहे बता रहे हैं, दर्शक में, व्यूवर में क्यों बता रहे हैं, हम खुद पार्ट लेंगे इसमें, है ना। उसके लिए और अधिक अतिरिक्त जानकारी के लिए कांटेक्ट करें, संपर्क प्राप्त करें, यानी कि मिलें इनसे, राजीव से, जो स्पोर्ट्स कैप्टन है। हो गया, बस खत्म। देखिए कितना छोटा सा कंटेंट, और नंबर ही मिल जाएगा, 7, 8 या 5 कितना का रहता है वो मिल जाएगा, है ना, बस। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब पैराग्राफ में हम आते हैं, समझे, पैराग्राफ भी आता है। अब तो बहुत समय अच्छा हो गया ना, तो हम लोग के वक्त में तो ऐसे आता था। वैसे का कंटेंट जो रहता है वो 2, 3, 4 पेज, 5, उसका कोई ये लिमिट नहीं है, जितना जानकारी कहते एक ही चीज़ में करना है। तो पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60-65 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जबकि 5 को दिया हुआ है, पहले 3 को आता था, इसमें से लिखना है, मगर अब 5 को दे दिया है। अब जिसमें आपको सहूलत है, जिसमें आपको ज़्यादा यानी कि
जानते हैं, जानकारी रखते हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंस रखते हैं पूरी तरह से 100%, उसी को टच करेंगे, है ना। अब देखिए द सीज़न यू लाइक मोस्ट, वो ऋतु जिसको आप पसंद करते हैं, कितना अच्छा दे दिया है। न जाड़ा उड़ा किसी का नहीं इंडिकेट किया है। अगर एक तो भी पढ़ रहिएगा विंटर का, समर का, तो सबका हो जाएगा, समझे नहीं, लिख जाए। द स्टूडेंट लाइफ है, महात्मा गांधी है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन है, यानी डिसिप्लिन अनुशासन का महत्व है। अब इसे हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अब जो है से एक का लिया है वहाँ, समझे, इसलिए समय उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब एक चीज़ पर डिक्टेट कर दिया है, लिख दिया है। देखिए ए स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन क्या लिखता है, द स्टूडेंट्स लाइफ इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माइंड्स लाइफ, यानी स्टूडेंट का यानी कि जीवन, छात्र जीवन, ये जीवन का यानी कि जीवन तो 80 बरस 90 बरस चलेगा इस समय काल, तो इसमें सबसे बेस्ट जो है उचित, अच्छा, महत्वपूर्ण है वो क्या है, स्टूडेंट लाइफ है, छात्र जीवन जो आप लोग का है, समझे ना। अब उसके बाद आइए सर, इट इज़ द मोस्ट इम्प्रेशनेबल पीरियड, इम्प्रेशनेबल पीरियड प्रभाव छोड़ने वाला, प्रभाव लाने वाला। अभी जो चीज़ सीखेंगे आप वो याद रखेगा, और हम लोग को समय नहीं लगेगा उतना, बात प्रभावित ही नहीं हो गया। तो दिमाग, मस्तिष्क बड़ा कमज़ोर, टेंडर होता है, कोमल, समझे ना। इम्प्रेशनेबल पीरियड ये समय है, एज माइंड ऑफ ए यंग बॉय इज़ मोस्ट रिसेप्टेबल, रिसेप्टेबल कहते हैं प्राप्त करने वाला, रिसेप्ट, समझे ना। एट दिस स्टेज, यानी इस अवस्था में, चूँकि इस वक्त यानी कि स्टूडेंट का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही किसी चीज़ को ग्रहण तुरंत करने वाला, ग्रास्प कर लेता है। अब हम लोग जिस चीज़ को याद करेंगे तो याद उतना नहीं होगा इसके साथ। अब ये स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए, खूब पढ़िए इसे, यही मौका है, फिर बार बार नहीं मिलता है। तो ये कहता है रिसेप्टेबल स्टेज है, ये अवस्था है, समझे ना। अब आइए सर, इट इज़ एज ससेप्टेबल, ससेप्टेबल में यानी प्राप्त करने वाला, कोई चीज़ प्राप्त करने वाला, यानी जो चीज़ आपको मिल रहा है किताब के माध्यम से किसी, तो आप तुरंत उसको ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो वही होगा आपको ससेप्टिबल, समझिएगा। वर्ड्स को भी जानिए, इसके द्वारा अंग्रेजी आपका मजबूत होगा जितना वर्ड्स करेंगे, समझे। एट दिस स्टेज, यानी इस अवस्था में जो अभी आपका जो काल चल रहा है, अभी बच्चे, अब ये जो है शिशु, मतलब ये क्या बोलते हैं, नौजवानी का समझिए इसको, वे सारे इसमें। इट इज़ एज ससेप्टेबल एज ए लंप ऑफ क्ले, क्ले कहते हैं गिल्ली मिट्टी, लंप माने ढेर, लंप ऑफ क्ले, जिस तरह से मिट्टी का ढेर होता है, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी नहीं है, क्ले कहते हैं गीली मिट्टी। तो क्ले जो है गीली मिट्टी का जो ढेर होता है, लंप, समझे ना, उसी की तरह होता है। वो क्या खूबी है, उस गीली मिट्टी से जैसा चाहे हाथी बनाइए, घोड़ा बनाइए, जो बनाइए, इसी तरह से मस्तिष्क भी, दिमाग भी बच्चों का इस वक्त होता है, जैसा चाहे वो उसमें ढल सकता है, समझे ना, प्राप्त कर सकता है, ऐसे लंप ऑफ क्ले है, ससेप्टिबल। एनी हैबिट, किसी प्रकार का यानी कि हैबिट, आदत, एक्वायर्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, इस अवस्था में, इस काल में, इस उम्र में, अगर आप जो आदत किसी चीज़ का पकड़ लिया, समझिए ना, एक्वायर्ड एट दिस स्टेज, अरे जो कुछ प्राप्त किया इस स्टेज में, अरे नौजवानी में जो भी पढ़ रहे हैं आप, समझे, किलिंग्स टू द एंड, किलिंग समान लटके रहना, किलिंग्स टू द एंड, अंत तक रहता है वो आदत बनी हुई है, समझे ना। हैबिट डाइज हार्ड, कहावत है, हैबिट डाइज हार्ड, यानी हैबिट जो आदत जो लग जाती है मुश्किल से ख़त्म होती है। डाइज मैंने मरना, वहाँ हटना हो जाएगा कुछ, कोई चीज़ का आदत, अच्छी आदत लगाइए पढ़ने का, डेली अध्ययन करने का, एक समय निर्धारित कर लीजिए, बस उसी में वो मजबूर करेगा आपको उस समय पढ़ने का। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ माइंड्स लाइफ, फॉर्मेटिव कृत्रिम करने वाला, बनाने वाला, ये जो ज़िंदगी का है इंसान का, मनुष्य का, वो ये जो अवस्था है, समझे ना, ये बनाने का है, फॉर्मेटिव है, समझे, जो बनाता है। अ गुड टीचर कैन मोल्ड ए चाइल्ड, एक अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का, मोल्ड के माने भी बनाना होता है, समझे ना, कहाँ गया। ए गुड टीचर कैन चाइल्ड इनटू एनी शेप ही लाइक्स, ए गुड टीचर कैन मोल्ड, एक आदर्श अच्छे शिक्षक स्टूडेंट विद्यार्थी को किसी भी शक्ल में, रूप में ढाल सकता है, जैसा वो चाहे, कि नहीं इस स्टूडेंट को हम तेज़ बनाना है, अच्छी चीज़ सिखाना है, अच्छा नागरिक बनाना है, इसको IAS करवाना है, इसी तरह से वो चाहे तो करवा सकता है उसको, समझिए ना, वो कर सकता है। मोल्ड माने बनाना, समझे ना। फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, यानी संघर्ष, जो जीवन में जो संघर्ष आएंगे, इसके बाद आपको कई संघर्षों से जूझना होगा, है ना, आपको जीवन भर। तो वो कहता है, उसके बारे में वो बताता है, सिखाता है कि कैसे जूझना, अगर इस तरह के प्रकार के यानी कि कुछ आ जाए बाधा, कैसे उसको ही करेंगे, उसे बताता है। खैर
सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैन। इस प्रकार ये जीवन जो है अवधि, समझिए ना, अवस्था, ये बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है इस विद्यार्थी जीवन। आगे सर कीजिए सर। इसलिए कई चीज़ है, इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही चीज़ में तो है। अब आइए प्रीपोजिशन। देखिए अंग्रेजी का सबसे जो टेढ़ा भाग है यही है, नरेशन नहीं है, उसका एक रूल कायदा है, बना लीजिएगा। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस जो है उसका भी कायदा है, बना लीजिएगा। सिंथेसिस उसका भी कायदा बना लीजिएगा। मगर ये प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ है कि उसको आपको रटना पड़ जाता है। ऑन का कहाँ पे तो जानते हैं कि ऑन रिलेटेड रहता है, मगर ये थोड़ी समय के लिए। ऑन तो ऐसे ऐसे जगह इस्तेमाल होता है जिसका ये नहीं है। तो प्रीपोजिशन को है, जब तक उसको बार बार देखिए, खुद हम लोग देखते हैं किसके साथ क्या प्रीपोजिशन है, वहाँ पर कोई रूल नहीं, तो इसका कोई ये नहीं। खैर अब आइए, यशवंत हैज़ बीन अनवेल सैटरडे। यशवंत हैज़ बीन अनवेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैज़ बीन होता है ना, तो यशवंत बीमार रहा है सैटरडे से, शनिचर से, यानी शनिचर से यशवंत बीमार है। जो स्टार्ट हुआ अभी तक शनिचर से बीमार है और अब तक बीमार है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, हैज़ बीन लगा हुआ है। चूँकि यहाँ सैटरडे दिया हुआ, आप जानते हैं कि जब निर्धारित समय दिया रहता है, समझे, सुबह 4 बजे से, शनिचर से, मंगल से, ये समय, तो वहाँ पर क्या लगता है, प्रीपोजिशन सीन से लगता है, याद रखिए। वहाँ पर 4 नहीं लगेगा, 2 लगता है ना, 4 और 3 से, तो सीन से लगेगा। और जहाँ पर कोई समय निर्धारित नहीं है, ये में है सैटरडे, वहाँ डेट दे दिया है फिक्स्ड कि भाई शनिचर से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन में फ्रॉम सीन्स 4 डे, क्या आएगा, 4 है, 4 नहीं होगा, अभी बताया ना, सीन से सैटरडे दिया हुआ है, समझो ना। तो यहाँ सीन से सैटरडे हो जाएगा। सीन्स अगर रहता कि यशवंत हैज़ बीन वेल, यानी कि डैश डैश, और यहाँ लिखता 4 डेज। 4 डेज माने FOUR वहाँ नहीं है, FOR है, 4 डेज, यानी कि कई दिनों से चल बीमार है, 4 डेज। तो वहाँ पर क्या आ जाता, 4 आ जाता, 4 फिर जाता 4 डेज, समझे, 2 दफ़ा 4 लिखा जाता है ना, तो हो गया जी, हो गया। इसमें यानी कि सीन्स हो जाएगा, समझ लीजिए, इसको याद रख लीजिए। और फिर दूसरा है देयर इज़ ए ब्रिज, एक पुल है, डैश है यमुना। अब यहाँ पर क्या है, जब ब्रिज का आर पार होता है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसको याद रख लीजिए, वहाँ पर एक्रोस लगता है, समझिए ना, एक्रोस लगता है, यानी कि देयर इज़ ए ब्रिज, एक पुल है, द यमुना, यानी कि यमुना के आर पार, इधर भी है, इधर भी एक पुरुष है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, एक्रोस हो जाएगा, यही हो जाएगा। कहाँ चला गया, बड़ी इंपॉर्टेंट ही आता है, हम देखा है कई मरतबा। हाँ सर, देयर इज़ अ ब्रिज, एक्रोस हो जाएगा, ACROSS, एक्रोस। अगर हम इसमें ऐट लगा देंगे, बाई लाइन, कोई नहीं, सब गलत हो जाएगा, इनटू सब गलत हो जाएगा, है ना। बाई का माना होता है पास से, उसके बाद से, यानी कि यानी सर इज़ स्टैंडिंग बाई मी, ये भी हो जाएगा, समझे ना। बाई मी यानी मेरे पास हैं खड़े, ही वॉज स्टैंडिंग बाई द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ा है। अब बाई माने किसी से लगना होता है, ही वॉज नॉक डाउन बाई है, बस धक्का लग गया, तो बाई का बहुत होता है, मगर यहाँ पर क्या है, एक्रोस हो जाएगा, समझ गए, याद रख लीजिए। अब उसके बाद है दिस इज़ इंटायरली, ये पूर्ण रूप से इंटायरली एकदम, क्या है जी, यू एंड मी, यू तुम्हारे और मेरे बीच में। जब 2 के बीच आए, समझे, 2 आदमी का बीच, तो वहाँ पर बिटवीन लगता है, इसको याद रखना है। और 2 से ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर अमंग लगता है ना, इसको याद रख लेना है। तो क्या कहता है, दिस इज़ इंटायरली डैश यू एंड मी, यानी ये चीज़ जो है पूरी तरह से बिटवीन यू एंड मी, यानी हमारे तुम्हारे बीच में ये पीछे थे, यहाँ 2 है ना, इसलिए बिटवीन आ गया। अगर मोहन में और एक आदमी रहता तो वहाँ पर अमंग हो जाता है, याद रखिए, समझिए ना। तो इसमें हो जाएगा अमंग, दिस इज़ इंटायरली, ये बिटवीन, दिस इज़ इंटायरली बिटवीन यू एंड मी, ये हमारे तुम्हारे दरमियान में ये चीज़ें हैं, पूरी तरह से इंटायरली, पूरी तरह से संबंध इसका है। अब आइए 4 है, फर्नीचर इज़ यूजुअली मेड, यूजुअली माने प्राय, आम तौर से, समझे ना। फर्नीचर कहते हैं टेबल कुर्सी, फर्नीचर इज़ यूजुअली मेड डैश वुड। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम माने से होता है, कोई कह दे कि लकड़ी से बनता है तो गलत हो जाएगा, फ्रॉम मान नहीं होगा, और विथ भी नहीं होगा, समझे ना। विथ रहता है, जैसे कलम से लिख रहा हूँ तब होता है, समझे ना। विथ, बाई भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑफ। इसको याद कर लीजिए, अक्सर ये आता है, इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं सब। इसमें OF ऑफ हो जाएगा, फर्नीचर इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुड, यानी फर्नीचर, टेबल कुर्सी प्रायः आम तौर से लकड़ी ही के बने होते हैं, है ना, लकड़ी का बना हुआ, देखिए तो
है ना, लकड़ी की बनती है। हाँ ऑफ होगा, हम रट लेना, ध्यान देना है इसमें जी, इसका कोई ग्रामर वामर नहीं है, बस आपको रटना होगा। खैर हाँ कहाँ चला गया सर, एक और था, अच्छा ठीक है भाई। अब आइए स्पेलिंग करेक्शन, बहुत है अक्सर आता है स्पेलिंग करेक्शन, यानी कि स्पेलिंग को कैसे हम करेक्ट करें। देखिए यहाँ न्यूलीज है, ये कोई वर्ड से होता है नहीं ना, ये क्या है, नॉलेज है ना, ये है नॉलेज, LODG नॉलेज, नॉलेज लेज। अब बताइए कौन वाला होगा सही। हाँ बी हो जाएगा, KNOWLEDG नॉलेज, नॉलेज के माने जानकारी, नॉलेज, ये सही हो जाएगा, बी लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। अच्छा परमानेंट, परमानेंट, फिर है परमानेंट, परमानेंट। अब यहाँ देखिए फ़र्क है, PRMANENT है, गलत है ना। अब यहाँ है PRMANENT, ये भी गलत है। PRMANENT ये क्या कहते हैं, ये सही हो जाएगा, परमानेंट है। और यहाँ है परमानेंट, तो गलत हो जाएगा, तो आप इसमें परमानेंट C लगा दीजिएगा, हो गया ना। आगे कीजिए सर। अब आइए कॉन्सिक्वेंट, ये कोई शब्द नहीं होता है, कोई मानिए, हम तो नहीं जानते इसका, गलत है। प्रीपोरस, समझे ना, ये भी कोई नहीं, इसका कोई मान्य अंतर नहीं होता है, समझे ना, होता होगा, हम लोग तो नहीं काम तौर से यूज़ नहीं होता है। प्रोस्पेरस, रियस, प्रोप्रियस, ये भी सही नहीं है। प्रोस्पेरस ये सही हो जाएगा। प्रोस्पेरस माने यानी उन्नत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, प्रो, यही हो जाएगा प्रोस्पेरस। इसका स्पेलिंग याद रख लीजिए, समझिए, ये सब ही गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब आइए, हाँ इसको जानिए, ये अक्सर हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, तो साथी सब चैलेंज करता था, अच्छा इसका स्पेलिंग बताओ, तो इसका स्पेलिंग में एक साथी ने पूछ दिया था, उस वक्त मैं अंग्रेजी 0 था, जानता नहीं था। खैर अब आइए ट्यूशन, 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 कौन वाला सही होगा, कोई बता सकते हैं, एनीबॉडी कैन जी, हैं ये वाला पूर्ण रूप से गलत है, एब्सोल्यूटली रॉन्ग, पूर्ण रूप से। TUTION नहीं होगा। अब एक गुना तो वो हो ही जाएगा, आप चुपचाप रहिए। अब सुनिए, ये गलत है। TUITION, ट्यूशन, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यही होता है TUITION, इसको लिख लीजिए, समझे ना। कभी साथी मुकाबला होगा, जब आप यूनिवर्सिटी में घूसघड़ी भी कोई पूछ दे सकता है, बताओ तो इसका क्या होगा, ट्यूशन। तो TUITION ट्यूशन है, हमसे तो पूछा था भाई, हम नहीं बता सकते, सर हम अंग्रेजी जानते ही नहीं थे, हम 10वां से अंग्रेजी किया। खैर ट्यूशन, अच्छा ये ट्यूशन हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ट्यूशन भी गलत, ये सही हो जाएगा। अभी अब आगे बढ़िए सर। डिज़ास्टरस, 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 इसमें सब ये गलत है, डिज़ास्टरस ही हो जाएगा, समझे ना, हानिकारक, एकदम नष्ट कर दिया, डिज़ास्टरस। आगे बढ़ाइए सर। ओकेज़न, ये गलत है। ओकेज़न, ये भी गलत है। ओकेज़न, ये भी गलत है। हाँ ओकेज़न ये सही है, OCCASION, ओकेज़न, अवसर, मौका, ओकेज़न ये सही हो जाएगा, है ना। मगर यहाँ ध्यान देना है जी, ज़रा सा मिस्टेक हो जाए, कन्फ्यूज़न लिख दोगे तो नंबर कट भी सकता है ना, इसमें ध्यान दे करके। ओकेज़न ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी गलत है। ओकेज़न माने मौका। आगे बढ़ाइए सर। कंटिन्यू, समझे ना, ये भी गलत है। कंटिन्यूस ये भी गलत है। कंटिन्यू ये भी गलत है। कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू ये सही हो जाएगा। हाँ है, कौन वाला सही है, यही तो है, कंटिन्यू। रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन का माने होता है ख्याति, समझे ना, मशहूर। रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन ये सब गलत होगा। रिप्यूटेशन ये सही हो जाएगा, है ना, ठीक। आगे बढ़ाइए सर। बिजनेस, ये तो गलत हो गया। बिजनेस ये भी गलत हो गया। बिजनेस ये भी गलत होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजनेस, ये सब है, ये गलत हो जाएगा। हाँ BUSINESS, बिजनेस, इसका प्रोनाउंसिएशन बिजनेस, समझे ना, हो गया। आगे बढ़ाइए सर। आगे नहीं है सर, ख़त्म हो चुका है, कितना देरी में बढ़वा दिया भाई, अभी 45 हो भी चुका सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। इफ़ आई हैड मच मोर टाइम आई वुड हैव सर्टेनली डिस्कस यू अबाउट इंग्लिश, सिंस दिस टाइम इज़ ऑलरेडी। थैंक यू सर।